नादरीन, बांग्लादेश के अंदर रिवॉल्यूशन आने के बाद शेख हसीना साहबा पावर से जा चुकी हैं और इस वक्त वो इंडिया में कहीं मौजूद हैं और बांग्लादेश की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि उनको वापस बांग्लादेश बुलवाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर केसेस की जो तादाद है वो लगभग 200 के करीब पहुंचने वाली है और ये मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये पावर में थी इन्होंने बहुत सारी जुल्म और ज़्यादतियाँ दबा के रखी हुई थी। बहुत सारे अफेक्टेड लोग ऐसे थे जो कि कंप्लेन करना चाहते थे, केसेस इनके अगेंस्ट करना चाहते थे, लेकिन लीगल सिस्टम इनके हाथ में था तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। अब चूंकि ये जा चुकी हैं तो वो सारे जो अफेक्टेड लोग हैं वो कोर्टों को अप्रोच कर रहे हैं और इनके खिलाफ केसेस बुक करवा रहे हैं। अब इसके चलते जब इनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस बन गए हैं तो एट सम पॉइंट इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बांग्लादेश की तरफ से आ सकता है, जिसमें इनको वापस बांग्लादेश हवाले करने का ऑफिशियली मुतालबा किया जाएगा। अच्छा, ये 18-19 महीने गालिबन ये इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अगर ये ना कर पाए तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो तो यकीनी तौर पर डिमांड करेंगे कि इनको वापस बुलवाया जाए। अब देखना यह है कि इस डेड हॉर्स को, अवामी लीग इस वक्त एक डेड हॉर्स है, प्रैक्टिकली उनकी कोई सिग्निफिकेंस ग्राउंड पे फिलहाल नहीं है। आगे चलकर अगर बनती है 6-8-10 साल के बाद तो और बात है, लेकिन फिलहाल उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसे डेड हॉर्स को कितने अरसे तक इंडिया अपने कांधों पे लेकर फिरता रहेगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त जरा बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो पे कि शेख हसीना जो यहाँ से गई हैं बांग्लादेश से, अगर ये पावर में रहती तो इसका असर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ता। एक बहुत बड़ा तूफान बांग्लादेश के सर पर मंडला रहा था। अगर हसीना वहां पर पावर में रहती तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बांग्लादेश के सर पर मंडला रहा था, जो कि खत्म हो चुका है इनके जाने के बाद। पहला क्राइसिस तो ये, और बहुत बड़ा क्राइसिस, कि बांग्लादेश के वेस्ट के साथ जो टाइज थे वो इंतहाई खराब हो चुके थे और ये मजीद खराब होने जा रहे थे। नाउ ये बात जहन में रखिएगा कि वेस्ट जो है बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, खासतौर पर अमेरिका। तो बांग्लादेश इनके साथ अपने टाइज बहुत ज्यादा खराब करना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। नाउ कैसे बांग्लादेश के टाइज वेस्ट के साथ खराब होने वाले थे, इस पे जरा बात करते हैं। आपके इल्म में होगा कि शेख हसीना साहबा जब तक पावर में थी तो अमेरिकन इनके साथ मिलना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि इनके बहुत सारे टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर आर्मी चीफ अजीज साहब जो थे, उनके ऊपर अमेरिकन ने सैंक्शंस लगाए थे और वेस्ट वालों ने। इसी तरह से रफ फोर्स के ऊपर और दीगर कई ऑफिशियल्स के ऊपर भी अमेरिकन ने सैंक्शंस लगाए थे, जो कि क्लियरली जाहिर कर रहा था कि अमेरिका और बांग्लादेश के टाइज बहुत ख़राब थे। लेकिन एक फैक्टर ऐसा था जो कि बांग्लादेश और अमेरिका के टाइज को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा रहा था, और वो ये था कि इंडिया और वेस्ट के टाइज उस वक्त ठीक थे काफ़ी। तो एज अ रिजल्ट इंडिया की वजह से, इंडियन लॉबिंग और इंडिया की सिफारिश के लिए आप, इसकी वजह से बांग्लादेश के ऊपर उतना प्रेशर वेस्ट नहीं अप्लाई कर रहा होता था जितना वो करना चाहते थे। अलबत्ता अब यह हुआ है कि इंडिया के अपने टाइज वेस्ट के साथ इंतहाई खराब हो चुके हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, बाइडेन के साथ मोदी मिल रहा है, अभी जो हाल ही में गया है वहां पर यूनाइटेड नेशंस के इजलास के अंदर, ये सिर्फ दिखावा है। ग्राउंड पे असल जो सूरत हाल है वो काफी भयानक है। पिछले दिनों आपको इस प्रोग्राम के अंदर बताया था मैंने कि ये जो अजीत डोवाल वहां पर नहीं गया, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये मोदी के साथ अमेरिका नहीं गया, यूनाइटेड नेशंस के इजलास में शिरकत करने मोदी गया हुआ है, तो डोवाल नहीं गया क्योंकि कोर्ट ने समन्स इशू किए हुए हैं और इस बात का खदशा है कि कोर्ट इसको गिरफ्तार कर सकता था और वो जेल में पड़ा रहता डोवाल अगर वहां पर जाता। वैसे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता। नाउ मेरा ये जो एनालिसिस था इसकी कंफर्मेशन असल में इंडिया से ही हो रही है। स्वामी साहब ने हाल ही में 1-2 रोज पहले अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म किया है कि अगर डोवाल वहां जाता तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, इस केस में ये सजा काटता और जेल में इसको डाला जाता अगर ये अमेरिका जाता तो। ये जरा सुनिए स्वामी साहब क्या कह रहे हैं। डोवाल has been told to come to the United States. He will be probably arraigned before the court, and he will then have to be in jail till the case is over because it's a murder case. You own national security, and as a consequence, Dawal has skipped going to America this time with Modi. Yeah, I can't believe that your Americans are your friends, or that you have been able to cultivate them as friends. I certainly would like to have good friends with the Americans, but I know the American psychology. The more you bow and scrape, the more they'll kick you on the backside.
You have to talk to them on an equality basis, or tell them, all right, we have nothing to do with you. You do what you like. We'll take care of ourselves. We'll close down all American companies in India. So I am only saying I'm more concerned about what other countries are doing to me. I am concerned about the loss of prestige of India. तो यू सी किस लेवल के इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हैं असल में, कि इनके ऑफिशियल्स घबरा रहे हैं, इंडिया के टॉप के ऑफिशियल्स घबरा रहे हैं, अमेरिका जा नहीं सकते कि उधर जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि अगर इंडिया के अपने टाइज इतने ख़राब हो गए हैं वेस्ट के साथ, तो ये बांग्लादेश की क्या हेल्प करते? नहीं बचा सकते थे। उसके बाद ये सैंक्शंस मजीद जब लगते बांग्लादेश के ऊपर, उसके ट्रेड के ऊपर, तो इंडिया की जो लॉबिंग है और इंडिया की जो सपोर्ट थी शेख हसीना को, ये नहीं बचा सकते उन सैंक्शंस को। उसके बाद ले देकर बांग्लादेश के पास एक ही ऑप्शन बचता, मजीद इंडिया की तरफ ये पुश हो जाते, और एक तरह से वो जो कहते हैं ना 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर एक और स्टेट ऐड हो जाती है, एक तरह से डी फैक्टो स्टेट आप कह सकते हैं। बज़ाहिर तो एक अलग मुल्क होता, लेकिन असल में इंडिया ही इसको कंट्रोल कर रहा होता, क्योंकि भूटान की तरह ये भी आइसोलेट हो जाते बाकी सारी दुनिया से, वेस्ट से भी आइसोलेट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या चाइना की तरफ नहीं जाते? तो नहीं जाते चाइना की तरफ भी। चाइनीज भी आखिर में देखिए उनके साथ टाइज बांग्लादेश के इस तरह से बने हैं कि शेख हसीना ने तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं चाहती हूं कि चाइना नहीं, इंडिया ये प्रोजेक्ट करे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पीछे चाइनीज काफी सालों से थे। चाइनीज ने फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट की, सारा कुछ किया, हर चीज रेडी थी। ऑफिशियली स्टेटमेंट कई मरतबा चाइनीज दे चुके थे कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, वरना हम रेडी हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के हवाले से। काफी काम मिलके बांग्लादेश और चाइना ने इस प्रोजेक्ट पे किया हुआ था, लेकिन सडनली शेख हसीना ने ये बहुत बड़ा यू टर्न लिया कि मैं चाहती हूं कि चाइना नहीं, इंडिया ये प्रोजेक्ट करे, तीस्ता वाला। तो इससे भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश और चाइना के बायलैटरल टाइज में डेंट पड़ना शुरू हो चुके थे शेख हसीना के दौर के आखिरी हिस्से के अंदर। लिहाजा वेस्ट के साथ उनके टाइज खराब और चाइना के साथ उनके टाइज खराब, आखिर में बचा हुआ होता है इंडिया इकलौता ऑप्शन, और बांग्लादेश मजीद पुश हो जाता टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन इंडिया के साथ ये कितना ट्रेड करते हैं भाई? इंडिया को तो 12-13 अरब डॉलर तो खाली इंडिया को देना होता था, वो जो ट्रेड बैलेंस है। इतने पैसे कहां से लाता बांग्लादेश? उनकी एक्सपोर्ट जो वहां वेस्ट के अंदर हो रही होती है वो हर्ट होती है ऑब्वियसली सैंक्शंस के बाद, अगर शेख हसीना यहां पर रहती तो बांग्लादेश का ट्रेड बहुत ज्यादा हिल जाता है एज अ रिजल्ट। और उसके बाद शेख हसीना के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, और वो था इंडिया। लिहाजा शेख हसीना का मजीद पावर में रहना बांग्लादेश के लिए यकीनन डिस्ट्रक्टिव होता, खासतौर पर उसके फॉरेन रिलेशंस के लिए, उसके ट्रेड के लिए डिस्ट्रक्टिव होता। और ये जो बहुत बड़ी तब्दीली वहां पर आई है बांग्लादेश के अंदर सियासी सतह पर, ये बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर आई है, एक डिसाइसिव टाइम के ऊपर आई है, और बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए ये एक पॉजिटिव तब्दीली महसूस हो रही है।